बाजार बोलता है और बाजार वही बोलता है जो आंकड़े बयां करते हैं, और आंकड़े क्या बयान कर रहे हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। एफआईएस डीआईएस यानी कि संस्थागत निवेशकों की ओर से बाजार में किस तरह की एक्टिविटी देखने को मिल रही है और कल के सेशन में किस तरह के आंकड़े आए हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। डीआईएस की ओर से लगातार खरीदारी का इंटरेस्ट जारी है। 5,750 करोड़ रुपए की खरीदारी कल उनकी ओर से देखने को मिली, लेकिन विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवाली का दौर अभी भी जारी है। बीच में एक दो दिन ऐसे आए जहां पे उन्होंने थोड़ी सी रुकावट ली, खरीदारी भी हुई, लेकिन फिर से एक बार बिकवाली का जो मीटर है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2,575 करोड़ रुपए की बिकवाली कल भी आप देखिए विदेशी निवेशकों की ओर से देखने को मिली है। कुछ गेनर लूजर्स की ओर बढ़ते हैं जहां पे आज बहुत ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। पहले ग्लोबल मार्केट्स देख लीजिए। कल डाउ में हमने देखा 25 पॉइंट की गिरावट थी। आज एशियन मार्केट में शंघाई, हैंगसेंग यहाँ पे गिरावट के साथ शुरुआत हुई। हालांकि निक्के यानी कि जापानीज मार्केट में देखिए 2.5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते पूरे बंद थे, कल जब निक्के खुला उसके बाद आज फिर से 2.5% के आसपास की मजबूती है। और कोरिया के बाजार भी आधे % के आसपास की तेजी यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो काफ़ी मिला जुला रुझान है। कल यूएस भी मिला जुला बंद हुआ था, डाउ गिरा था, लेकिन नैस्डैक एस&पी दोनों ही दो दिन लगातार दूसरे दिन मजबूती के साथ बंद हुए थे। तो एक काफ़ी मिला जुला हैंडओवर था ग्लोबल मार्केट से। उसके बाद आज हमारे मार्केट्स में हमने देखा है कि ज़्यादातर एशियन मार्केट्स की तर्ज पर बाजार में पॉजिटिव शुरुआत ही आज के सेशन में देखने को मिली है। तो जो शुरुआत हुई है पॉजिटिव टोन में, उसमें कौन से स्टॉक्स हैं जो कि ज़्यादा लाइमलाइट में आए हैं? उसमें इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना फिर से आज देखिए एक्टिव है, 11.5% का मूव स्टॉक में दिख रहा है। किर्लोस्कर ब्रदर्स यहाँ पे खबर है, सेबी का एक एक्शन आया था जिसको इन्होंने सैट में चैलेंज किया, जिसकी वजह से 7% की मजबूती है। EMBDL यहाँ पे भी 7% के गेंस हैं। पारस डिफेंस यहाँ पे 6.5% का अप मूव है। एजिस लॉजिस्टिक्स इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। आज भी आप देखिए 900 रुपये के आसपास पहुंच गया स्टॉक। 6% के आसपास की मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो काफ़ी सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो कि आज के सेशन में काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आपको नजर आएंगे। ITI का स्टॉक पिछले 2 दिन में आप देखिए 380 वाला 580 हो गया और अब लग गया है 10% का निचला सर्किट। यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में हावी हुई क्योंकि बहुत जल्द बहुत तेजी से स्टॉक चला है और अब यहाँ पे लोगों ने अपना मुनाफा बांधने की ज़्यादा सोची है। जैकॉप यहाँ पे अपडेट्स आने इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट किस तरह की क्लैरिटी देता है। जो खबरें आई थी पिछले हफ्ते जो 20% का सर्किट लगा था उसको लेकर मैनेजमेंट की कमेंट्री जो क्लैरिटी है वो अवेटेड है। उससे पहले स्टॉक हल्का हो रहा है, 7.5% की कमजोरी है। PVR आइनॉक्स 2% नीचे खुला था और 6.5% की कमजोरी अब स्टॉक में बनती हुई दिखी है। जोमेटो को लेकर एक डाउनग्रेड आया है, जेफरीज का होल्ड रेटिंग कर दी गई है, जिस वजह से हम देख रहे हैं 4% की जो गिरावट है वो स्टॉक में फिलहाल दिख रही है। और देवयानी इंटरनेशनल कल काफी स्मार्ट मूव था, आज प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है, 190 के आसपास है। 4% से ज्यादा की कमजोरी फिलहाल इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो सर कुछ एक्टिव स्टॉक्स की बात करें समीर सर, तो ITI एक स्टॉक है जिसके ऊपर सबसे पहले आपकी राय लेना चाहूँगा। बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी से ये स्टॉक चलता हुआ दिखा है, बहुत बड़ा मूव इसमें आया है। इनफैक्ट आज का अगर हम 10% का निचला सर्किट छोड़ दें तो आपकी स्माइल तो मैं देख ही पा रहा हूँ सर, लेकिन बेस्ट PSU स्टॉक बन गया है परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए। अगर हम आज का ये 10% का निचला सर्किट लगा उसको छोड़ दें, कैसे देख रहे हैं सर आप? जो PSU स्टॉक चलना शुरू होता है इतनी तेज़ी से चलता है, 2-2, 3-3 दिन में इतने बड़े मूव आ जाते हैं और जब गिरावट भी आती है तो 10% की सर्किट लग जाते हैं। क्या सर फ्री फ्लोट कम है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है? चला क्यों था इतना स्टॉक ये सर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ITI कवरेज में नहीं है, तो उस पर मैं कमेंट करना आई विल नॉट लुक एट जस्टिफाइड। बट जो मैं कह सकता हूँ कि जो PSUs में, जो आपने सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा था, उस पर मैं दे सकता हूँ कि PSUs में जब मोमेंटम आते हैं ना, तो काफी लोग वैसे हैं वे हु वांट टू डू ट्रेडिंग, तो वो ट्रेडिंग के वजह से एंट्री करते हैं और फिर ऊपर में थोड़ा फंस जाते हैं, तो वो राइट। सेल करने आ जाते हैं। इट इज नथिंग एल्स बट इट इज sentiment of the market and the fear of missing out which is leading to a lot of these kind of things. But ITI पे मेरे पास कवरेज नहीं है, so I cannot comment specifically on that. एक इम्पॉर्टेंट बात सर आपने जो बोली, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि कोई भी स्टॉक जब चलता है तो उसमें आप तेज़ी को भुनाने के लिए या फिर जो मोमेंटम बनता है उससे कैरिड अवे होकर जो उसमें आप पोजीशंस बनाते हैं उसमें आप फंसते हैं। और ऐसा ही कुछ रुझान जैसा ITI के स्टॉक में हमने देखा, एक तरफा चाल ऊपर की ओर देखने को मिली और आज जब प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई तो 10% का निचला सर्किट भी स्टॉक में लगता हुआ दिखा है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है जो कि समीर सर ने इस बात में कहा है कि फोमो वाली जो फीलिंग है उस वजह से आप किसी भी स्टॉक में, चाहे आप ट्रेडर भी हैं, किसी भी स्टॉक में आप ना फंसी। स्पेशली PSUs में जिस तरह के मूव आते हैं उनसे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए। चलिए अब कुछ ग्लोबल खबरों की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह का एक्शन देखने को मिला। सर कनाडा के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उनका इस्तीफा आ गया। कल ऐसी खबरें चल भी रही थी कि उनकी ओर से इस्तीफा आ सकता है अपनी पार्टी के
जिस तरह के उनके पार्टी में ही अंदरूनी विरोध चल रहा था, उस वजह से उनकी ओर से जो फैसला है वो लिया गया है। 2015 से, इनफैक्ट पिछले 9 साल से वो कनाडा के प्रधानमंत्री है। भारत के साथ जिस तरह से रिश्तों में खटास आई है वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से इनको अपने पद से हटाया गया है। और उसके साथ साथ आप देखिए जो कुछ टैरिफ लगने की बातचीत है उसमें कनाडा के ऊपर भी ट्रंप साहब की ओर से टैरिफ लगाए जा सकते हैं, वो भी एक फैक्टर है जो कि ट्रूडो के अगेंस्ट जाता हुआ दिखा है, जिस वजह से उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। सर, इस पूरे इंसिडेंट को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो कनाडा में जिस तरह से राजनीतिक अनिश्चितता वाली सिचुएशन बन रही है, इसका ग्लोबल मार्केट्स पे और स्पेशली इंडिया पे कैसा इम्पैक्ट आएगा? जी, आई डोंट थिंक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन से ग्लोबल मार्केट पे ज्यादा कुछ इम्पैक्ट आएगा। ओके, सो कनाडा इज अ ट्रेडिंग पार्टनर, पर इंडिया के साथ तो उनका फिलहाल ओवर द लास्ट 6 months to 1 year काफी कम हो गया था एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ जो डिफरेंसेस बिटवीन ट्रूडो और पीएम मोदी जो आए हुए थे। सो आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैव मेजर इम्पैक्ट और चेंज एनीथिंग। इफ एनीथिंग, अभी अभी things could probably start getting better based on who comes in, और उनका जो पॉलिसी रहता है कैसा है और इंडिया की तरफ कैसा रहता है इंडिया पॉलिसी। Canada is not that important of a country globally कि it changes anything drastically, but yes, 20th January को जो यूएस में होने वाला है, जो जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और वो जो टैक्सेस इम्पोज करेंगे ऑन ग्लोबल एक्सपोर्ट, यानी कि इंडिया, चाइना, मे बी कनाडा, मेक्सिको and some of these other emerging markets, that could probably have a negative impact in the near term, क्योंकि it may slow down some amount of exports that are going to these countries, या फिर अगर वो इंडियन आईटी कंपनीज पे के वीजा के रिस्ट्रिक्शंस पे कुछ डालता है तो इट मे अफेक्ट द मार्जिन्स ऑफ सम ऑफ दीज आईटी कंपनीज। तो 20 जनवरी को जो होएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो पॉलिसीज डोनाल्ड ट्रंप इंप्लीमेंट करेंगे उस पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। आई वुड नॉट रीड टू मच इनटू जस्टिन ट्रूडोज रेजिग्नेशन। लाइक आई सेड, कनाडा वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज अ ट्रेडिंग पार्टनर टू इंडिया, जहां हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा थे या ऐसा कुछ था। तो ट्रूडो साहब के इस्तीफे से ग्लोबल मार्केट्स पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन पूरा दारोमदार इस बात पे है कि 20 जनवरी को जब ट्रंप साहब अपना पदभार संभालेंगे यूएस के नए राष्ट्रपति के तौर पर, उनकी ओर से क्या फैसले आते हैं, टैरिफ को लेकर क्या नतीजे आते हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक तरह से एक ट्रंप ट्रेड मार्केट में ज़्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, ज़्यादा फोकस में है। कल सर यूएस के मार्केट्स में भी हमने देखा जो एक इनिशियल जंप आया था वो इसी वजह से आया था कि एक वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर आई थी कि ट्रंप की ओर से शायद जितने टैरिफ्स पहले बोले गए हैं शायद उतना वो एग्रेसिवली ना इम्पोज करते हुए दिखें, नैरो होंगे, शायद उनका जो रुख है उतना सख्त नहीं होगा जैसा पहले बताया गया था। लेकिन बाद में ट्रंप साहब ने इस चीज़ को डिनाई भी कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस तरह से पहले बोला गया है वैसे ही टैरिफ्स लगते हुए नजर आएंगे, जिस वजह से हमने देखा डाउ हाई लेवल से हल्का होकर बंद हुआ, लेकिन नैस्डैक में जो टेक्स शेयरों में मजबूती थी उस वजह से हरे निशान के साथ क्लोजिंग हुई। तो जो पूरा सिनेरियो बन रहा है सर, ये जो ट्रंप साहब का जो ट्रंप ट्रेड हम कह रहे हैं कि ग्लोबली मार्केट्स में एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और पूरा ये जो टैरिफ का सिनेरियो है जो कि ट्रंप साहब की भी कल एक जो टिप्पणी आई थी वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट को लेकर, उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? तो आई एम सरप्राइज कि डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली रिस्पॉन्डेड टू दैट वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज आर्टिकल। बट ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप इज डोनाल्ड ट्रंप, वो आई डोंट थिंक ही कैन कीप क्वाइट। तो बेसिकली लुक, जो उन्होंने कहा कि मैं टैक्सेस लगाऊंगा, ही इज रीइटरेटिंग दैट पोस्ट। तो व्हाट वी हैव टू अज्यूम ऑन द, जो आपने कहा ट्रंप ट्रेड है, अज्यूम कि देयर इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबली, क्योंकि that is going to ensure it hurts some amount of exports चाइना से, इंडिया से, शायद इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मेक्सिको, कनाडा, जहां पे भी इंडिया यूएस का ट्रेड डेफिसिट है, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू एक्ट नाउ। पहले तो इट विल बी लिटिल इन्फ्लेशनरी ऑन द यूएस मार्केट्स, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट ये सब ड्यूटीज लगाते हैं तो जो इंपोर्ट आ रहे हैं इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड ओवरनाइट। अगर आपको यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो इट विल टेक टाइम फॉर दैट सेटअप टू हैपन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि एवरीवन हु इज इंपोर्टिंग विल कंटिन्यू टू इंपोर्ट बट एट अ हायर प्राइस, तो कंजम्पशन में स्लो डाउन होगी। सो दैट इज वन बिग फियर दैट इज देयर। दूसरा जो बड़ा फियर है, जो उन्होंने इलॉन मस्क को एक पोजीशन दिया है टू कट गवर्नमेंट स्पेंडिंग। They were talking of cutting government spending by almost, I think, if I'm not mistaken, it's a huge $2 trillion या ऐसा कुछ बहुत बड़ा नंबर है। Of course, they are not going to be able to achieve that. But अगर वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट करते हैं
तो दैट ऑल्सो रिड्यूसेस डिमांड. सो इट्स एक्चुअली अ टू वे नेगेटिव अगर आप देखना चाहें तो फॉर यूएस मार्केट्स, क्योंकि वन यू हैव इन्फ्लेशनरी बिकॉज ऑफ दिस इंपोर्ट ड्यूटीज, टू यू हैव गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस्ड, तो दैट विल रिड्यूस कंजम्पशन. तो डिमांड यूएस इकोनॉमी में एक्चुअली सी सम अमाउंट ऑफ स्लो डाउन गोइंग फॉरवर्ड. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक ऑल दिस. आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट. अभी फिलहाल मैं यहाँ पे बैठ के बहुत इतना नहीं बोल सकता, बट आई कैन टेल यू दैट it is not going to be something that's going to go down very easily and कि हम देखेंगे कि ठीक है हो गया आ गया. It is going to create some amount of turmoil in the global situation. उसकी वजह से we are seeing that FIs are taking some money off the table because they also want to see कि impact इसका क्या आएगा. They don't mind buying something 2% or 3% or 5% higher if I can still get a return of 10%. But I want to first protect my downside. अगर कुछ नेगेटिव आता है और मार्केट 10% गिरता है तो then I have that money which I can invest 10% lower and then get a much higher return from that point. क्योंकि एक्चुअली 100 रुपीज पे अगर 20 रुपया बढ़ता है तो इस 20% रिटर्न. बट अगर 80 पे मैं बाय करता हूँ क्योंकि 100 से 80 आया और वो फिर वापस 120 जाता है, तो माय रिटर्न गोज अप ऑल द वे फ्रॉम 20% टू 33%. तो द रिटर्न डिफरेंशियल इज क्वाइट डिफरेंट ना. तो उस वजह से वी आर सीइंग सम अमाउंट ऑफ एफआई सेलिंग की. जस्ट कीप माय मनी ऑन द साइडलाइंस, सी कि 20 जनवरी के बाद क्या आता है, कितना इम्पैक्ट आता है, कैसे इम्पैक्ट आता है, एंड देन आई कैन ऑलवेज रीडिप्लॉय माय मनी. एक क्लैरिटी का इंतज़ार है। एफआईएस भी इसी फिराक में है कि क्या होने वाला है, जो अनसर्टेनिटी है, जो अनिश्चितता है, वो कब क्लियर होगी, उसी के बेसिस पर फिर दुनिया भर में जो एलोकेशंस हैं उसमें कहीं ना कहीं बदलाव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सर इस जो पूरा सिनेरियो चल रहा है 20 जनवरी से पहले, अब ट्रेड तो होना ही है, उसमें जो मेटल स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टेड होते हुए नजर आ रहे हैं। जितना भी ये टैरिफ को लेकर जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं ट्रम्प साहब की ओर से, लागू होंगे नहीं होंगे ये बात की बात है, लेकिन इससे चाइना के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है और खासतौर पे मेटल स्टॉक्स पे, जो इंडियन मार्केट में मेटल स्टॉक्स हैं उन पे काफ़ी इंपैक्ट आ रहा है। फॉर दैट मैटर आप टाटा स्टील देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए, हिंडाल्को हो गया, या फिर जो बाकी आईटी स्टॉक्स हैं उनके ऊपर भी इंपैक्ट आ रहा है। क्योंकि अगर यूएस में आप कह रहे हैं कि डिमांड कम होगी, स्पेंडिंग कम होगी, तो फिर आईटी स्टॉक्स के ऊपर भी इसका इंपैक्ट आना लाजमी बात है। तो पहले मेटल सेक्टर की बात कर लेते हैं सर। टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील हुआ, हिंडाल्को हुआ, इन पर आप किस तरह का इंपैक्ट देख रहे हैं? तो ऑफ कोर्स देखिए, पहले से ही वी बीन सीइंग दैट चाइना इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड. और क्योंकि चाइना में डिफिकल्टी है और वो ग्लोबली लार्जेस्ट कंजम्पशन प्लस प्रोड्यूसर ऑफ स्टील है, वो इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है ऑन द स्टील कमोडिटी साइकिल. इंडिया में देयर वाज अ होप कि द इंडियन गवर्नमेंट वुड पुट सम प्रोटेक्शन ड्यूटी, 20% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना ऑफ स्टील, पर वो उसका अभी तक फिलहाल कुछ आया नहीं है. सो आई थिंक दैट इज बीइंग लुक्ड एट एज अ बिग नेगेटिव. जो प्रोटेक्शन चाहिए था इंडियन स्टील इंडस्ट्री को वो शायद मिला नहीं है. If that comes, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री डज इम्प्लीमेंट सम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट चाइनीज डंपिंग, देन हम देख सकते हैं कि मे बी मेटल्स में वापस एक बार एक बाउंस आए. बट ग्लोबली टिल लाइक आई सेड डिमांड स्टार्ट सीइंग अ बिग अपटिक, स्पेशली इन चाइना. और चाइना में अभी फिलहाल वी बीन सेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कि क्योंकि वहां का रियल एस्टेट सेक्टर इतने डिफिकल्टी और पेन में है, उतना रिकवरी फास्ट नहीं होने वाला है. So don't expect any major up moves in steel sector at least for the time being. और अगर इंडिया import duty नहीं लगाती तो I think steel sector will also languish. It will probably see a downward grind. 120 तक टाटा स्टील जा सकता है, सेल भी दूसरा 7-8% नीचे आ सकता है. जेएसडब्ल्यू स्टील तो उनकी खुद की काइंड ऑफ दैट स्टॉक barely sees any correction जब मार्केट करेक्ट करती है. इट्स बट इवन देयर वी फील के वैल्यूएशंस आर वेरी रिच एंड वहां पे भी करेक्शन आ सकती है. जो एक स्पेस जहां पे मैं स्लाइटली पॉजिटिव हूँ मेटल सेक्टर पे इज एल्यूमिनियम एंड कॉपर, नॉट स्टील. तो वो वहां अगर आपको प्ले करना है तो दो कंपनीज है जो अच्छे हैं. वन इज हिंडाल्को. हिंडाल्को में भी काफी अच्छा करेक्शन आया हुआ है इस बार फिलहाल. बट एल्यूमिनियम में ग्लोबली डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रांग. सेकेंड, यूएस में जो हिंडाल्को का नोवेलिस है, वी बिलीव दैट they will stand to benefit from any import duties that are put against importing certain raw materials or whatever from abroad. तो novelis के profitability बढ़ सकते हैं और that could probably trigger Hindalco to start seeing an up move. तो वो एक स्टॉक है जहां पे हम फोकस रख सकते हैं इन द कमोडिटी स्पेस. दूसरा जो है जो वो स्पेस में है वो वेदांता है. पर वेदांता का मैंने हमेशा बोला है कि
प्रमोटर इज नॉट प्रोबेबली मोस्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली। वो बोलते रहते हैं कि आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर इन्वेस्टर, बट एट एनी गिवन पॉइंट इफ यू नोटिस कि उन्होंने जो भी किया है इज इन इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द पेरेंट ग्रुप एंड द पेरेंट कंपनी इटसेल्फ एंड लेस फॉर द इन्वेस्टर। सो फॉर मी, अगर मुझे प्ले करना है तो मैं हिंडाल को प्ले करूंगा, बट अगर आपको वैल्यूएशन का ज्यादा कंफर्ट चाहिए तो वेदांता इज मोर अवेलेबल एट बेटर वैल्यूएशन, सिंपली बिकॉज मैनेजमेंट का वो थोड़ा नेगेटिव व्यू है, तो people don't give it the same valuation as maybe a Rindar province. सर वेदांता की सर आपने बात करी है तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। इन्होंने अपना जो पूरा डीमर्जर का सिनेरियो था उसमें इन्होंने कहा था कि 5 कंपनियों में 5 कंपनियों को ये अलग करेंगे, उनको अलग से लिस्ट करवाएंगे, तो टोटल देखा जाए तो 6 कंपनियां होंगी। लेकिन बाद में कह दिया कि बेस मेटल वाला जो कारोबार है उसका डीमर्जर नहीं करेंगे, उसको पेरेंट कंपनी के साथ ही रखेंगे। तो ये जो एक व्यू आया है या फिर जो चेंज आया है मैनेजमेंट की कमेंट्री में या फिर जो पहले व्यू पॉइंट था उसको आपने कैसे रीड किया है? क्या ये नेगेटिव है इनके लिए? I don't think people, देखिए, वैल्यू अनलॉकिंग वाज ऑलवेज समथिंग दैट पीपल वांटेड, बट एक्सपेक्टेशन था कि वैसे भी टाइम लगेगा, कब करेगा। यू नो, द अग्रवाल फैमिली अनफॉर्चुनेटली सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स बट डज समथिंग कंप्लीटली ऑपोजिट। पहले केन्स वाज सेपरेटली लिस्टेड, उन्होंने मर्ज कर दिया। सेसा गोवा which was the iron ore subsidiary which was also separately listed, they merged it in. Now they are again talking of demergers. So ये कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट एक्शन करते रहते हैं जहां पे उनका बेनिफिट आता है। दैट इज वन थिंग आई हैव वेरी क्लियरली सीन इन द पास्ट, एंड फ्रॉम दैट सिंपल रीजन आई से कि इफ यू वांट टू प्ले द एल्यूमिनियम एंड कॉपर साइकिल, ऑफ कोर्स हिंडाल्को कॉपर में सिर्फ कन्वर्टर है, ही इज नॉट अ vertically integrated player. So you don't get the full benefit of copper price rise, आपको सिर्फ वो conversion TC/RC margin का benefit मिलता है। Aluminium में तो of course he's got the full vertical and plus he's got the Novelis in the US जहाँ पे benefit है। तो that is one stock I like from the metal, but Vedanta is not something I have a very big fancy on. उनका जो एक कंपनी था वो जो हम बहुत पसंद करते थे वो था हिंदुस्तान जिंक, अभी भी पसंद करते हैं, पर उन्होंने जितना भी कैश था सब अपस्ट्रीम कर लिया, निकाल लिया वहां से। एंड एट द एंड ऑफ द डे they talk of expanding it, but valuations have moved up. जब तक expansion आएगा, it needs a lot of capex, जो funding, I don't know, they're gonna have to raise debt. So it kind of sends a slight negative picture. But in Hindustan Zinc, जो एक company थी, we used to like because of the cash flows and the cash balance and the kind of monopoly they had for zinc in India. But at this valuation, I would avoid that also. पॉइंट टेकन सर। और वो हिंदुस्तान जिंक के चार्ट में देखने को मिल भी रहा है, जिस तरह के हायर लेवल स्टॉक में देखे थे और वहाँ से जो करेक्शन हुआ, जैसे आप कह रहे हैं कि पूरा जो कैश है वो कंपनी से सकआउट किया जा चुका है, उसका हमने स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट देखा भी। अगर हम थोड़ा सा लॉन्गर टर्म का चार्ट आपको दिखा पाए हिंदुस्तान जिंक का, तो वो आपको जो बात आप कह रहे हैं वो चार्ट में आपको विजिबल नज़र आएगा भी। जिस तरह से हायर लेवल से हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है वो हम आपको चार्ट में दिखाने की कोशिश करेंगे। सर इससे पहले कि मैं आपसे ये आप चार्ट देखिए सर कैसे हायर लेवल से स्टॉक गिरा है, जो पॉइंट आप हाईलाइट कर रहे थे वो स्टॉक में रिफ्लेक्ट साफ तौर पे हुआ है और बाजार भी इससे कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखता भी है। सर एक मैं घरेलू खबरों की ओर बढ़ूँ उससे पहले एक बार अगर आप आईटी पे अपना व्यू दे दें। आज भी आईटी में हमने देखा हाई लेवल्स पे शुरुआत हुई, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली हावी हो गई। आज प्रेशर जो बना है वो आईटी से ही बनता हुआ दिखा है। पूरा जो यूएस का सिनेरियो आपने जो पेंट किया था सर, उसमें आईटी कैसे फिट होता है, आईटी पे किस तरह का इम्पैक्ट होगा? तो आईटी में यू सी एवरीवन इज होपिंग फॉर अ रिकवरी एंड टर्न अराउंड की ग्रोथ नंबर्स विल स्टार्ट इंप्रूविंग। फिलहाल तो वी आर ऑल ग्रोइंग इन सिंगल डिजिट टॉप लाइन। हम लोग का इंडियन आईटी कंपनीज का जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ वाज बिकॉज ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ यू नो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑटोमेशन वो सब आ रहा था, विच इज अ हायर मार्जिन मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस। बट अभी यहाँ से टू कीप एक्सपेक्टिंग कि मार्जिन्स विल कीप इंप्रूविंग इज डिफिकल्ट। अगर आईटी कंपनीज कंटिन्यू टू ग्रो इन सिंगल डिजिट नंबर्स ऑफ 7-8% and you don't have margin expansion, then we are trading at 30 times, 35, 40 times earnings. So we are trading at 5 times growth value, PEG, which is very, very expensive. Historically, हम देखें तो 1-2 times तक people are okay holding a PEG of any company. बट अगर यूएस में जो हमने पिक्चर आपको दिया था कि अगर वो थोड़ा स्लो डाउन आता है फ्रॉम द शॉर्ट टर्म बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द न्यू प्रेसिडेंट, then IT easiest for American companies to cut their spends is IT पे। तो that could have a negative slight impact on IT, और उस वजह से अगर आप देखें तो TCS में, Infosys में भी थोड़ा सा करेक्शन आया हो। We need to see again कि क्या implements होते हैं।
how it affects US business. Agar Donald Trump puts some amount of capping on H-1B visas and says, no, please hire more locals in the US to do US work, तो that increases the cost of doing service for these IT companies. और जो इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट था was we had the cost arbitrage, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज इंडिया में वो paid much less than what you have to pay people in the US. तो अगर हम वहां पे हायर करने बैठ गए तो वो कॉस्ट एडवांटेज भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. सो देन व्हाट ड्रॉज दीज कंपनीज टू डू सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इंडियन कंपनीज आर डूइंग एनीथिंग व्हिच इज better than any of the American companies. So from that point of view, we need to see what happens Donald Trump policies. But मेरा उतना positive view नहीं है IT पे. We've been slightly bearish on IT. मेरे हिसाब से यहाँ से stocks could probably correct by 7 to 10%, and especially in the large cap like TCS and Infosys जहाँ run up काफी हुआ है. ठीक है, 7 से 10% का करेक्शन आईटी स्टॉक्स में खासतौर पे लार्ज कैप्स में आ सकता है। और आज अगर आप निफ्टी के लूजर्स को देखेंगे तो 5 में से 4 स्टॉक आपको आईटी के ही नजर आएंगे जिसने बाजार के ऊपर हाई लेवल से प्रेशर बनाया है। टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो और 5वां नाम है आइशर मोटर्स का। तो 5 निफ्टी के सबसे बड़े लूजर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको 4 नाम आईटी स्टॉक्स ही नजर आएंगे जो दिग्गज स्टॉक्स हैं, वही बाजार के ऊपर आज प्रेशर बना रहे हैं। और वहाँ पे समीर सर कह रहे हैं कि 7 से 10% की और गिरावट हो सकती है। सर खबरें और भी हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है। इससे पहले आप हमसे विदा लें सर, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नज़र है, जहां पे अभी भी पैसा लगाया जा सकता है, आपकी टॉप पिक सर? तो मैं आज ये टॉप पिक्स नहीं है, बट दीज आर गुड पिक्स इन द करंट सिचुएशन, करंट मार्केट एंड जो एक्सपेक्टेशन है व्हिच कुड प्रोबेबली हैपन ऑन 20th of Jan व्हिच कुड सेंड. तो एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज. रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ वेरी डोमेस्टिक फोकस कंपनी, यानी कि इंडिया बेस्ड. उनका जियो ऑपरेशंस, टेलीकॉम ऑपरेशंस इंडिया फोकस है. उनका रिटेल बिजनेस इज फुली इंडिया फोकस्ड. ऑयल एंड गैस में उनका ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स है, but they've done huge long-term agreements for buying crude from Russia, which will come at a good price, जो वो refine करके अच्छा कमा सकते हैं. We believe कि Reliance में correction काफी अच्छा आया हुआ है. It's come down from 1450 to 1220 या 25 ऐसा कुछ था. So we believe कि in the next 6 months to 1 year, the stock could definitely regain back to 1400. So we're talking of 10 to 12% upside with low risk, which is a very good return with low risk. दूसरा हमारा स्टॉक है अगेन इंडिया फोकस्ड, इज LIC हाउसिंग फाइनेंस. हमारे हिसाब से इंडिया में अभी भी हाउसिंग फाइनेंस अपॉर्चुनिटी बहुत लार्ज है. वी बिलीव कि मार्केट ग्रोथ इज गोइंग टू बी गुड. यस, देयर हैज बीन थोड़ा सा प्रेशर ऑन निम्स बिकॉज ऑफ सर्टेन डेलिक्वेंसीज और थोड़े से जो कॉस्ट इंक्रीमेंटल्स आए थे which they were not able to pass on, they had to squeeze their margins. But मेरे हिसाब से this will all, as you see more demand coming in for housing in India, there's enough opportunity for banks, NBFCs, everyone to lend money. Plus, as more people come in, जैसे उनका credit rating बढ़ता है, तो then companies like LIC Housing Finance who have better cost of funding will also be able to capture market from some of the smaller NBFCs and grow their book quite well. तो हमारे हिसाब से LIC Housing Finance भी अच्छा लगता है. वहां पे भी करेक्शन अच्छा हुआ है. I think 800 से stock has come down to about 570 or 80 है, आसपास है कुछ. So we are giving a target of 700 for 1 year, which is of course lower than the previous high also. But we feel कि target आराम से 1 साल में achieve हो सकता है. So you're talking about 120 rupees on 600 rupees. So I mean, on 580 rupees, which is almost a 20+% return. तो वो एक अच्छा return है with low risk. ठीक है सर, रिलायंस के लिए जो आपने टारगेट्स बताए वो भी 1 साल के लिए है। LIC पे तो आप 1 साल का व्यू बता रहे हैं। मैं आपको फिलहाल तो 1 ही साल के बता रहा हूँ, बट मेरा लॉन्गर टर्म टारगेट इन पे इनसे ज्यादा है. ठीक है, तो 1 साल के लिए LIC हाउसिंग पे 700 रुपये का टारगेट है, समीर सर बता रहे हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जहाँ तक बात है, जो 1240 1241 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1 साल में 1400 रुपये तक के टारगेट यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। लंबा नज़रिया आप लेते हैं, यानी कि 1 साल के बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो समीर सर कह रहे हैं कि और भी ऊपर के टारगेट्स आ सकते हैं। तो इन लेवल्स को आप रिवाइज कर लेंगे 1 साल के बाद। अगर आप ये लेवल्स देखते हैं स्क्रीन पर, तो फिलहाल के लिए 1 साल के व्यू के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और LIC हाउसिंग फाइनेंस को आप खरीद करके चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समीर सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले कि आप विदा लें, कोई डिस्क्लोजर्स, क्योंकि जितने भी स्टॉक्स की बातचीत हुई है उस पर कोई आप डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? जी हाँ, जो भी स्टॉक्स हम रेकमेंड करते हैं हमारे पास पर्सनल पोर्टफोलियोज में है, हमारे सारे क्लाइंट्स को दिलाए हुए हैं. और वॉट एवर वी डिस्कस्ड, जैसे मेरा IT का व्यू है थोड़ा नेगेटिव, तो वी हैव बीन सेलिंग सम ऑफ द IT काउंटर्स एट हायर लेवल्स. सो वॉट एवर आई से इज एक्चुअली वॉट वी फॉलो इन आवर पोर्टफोलियोज.
बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आज आप कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए। विश यू अ वेरी गुड डे सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सर। तो चलिए इस बीच एक बार आपको बाजार का अपडेट दे देते हैं। बाजार में हम देख रहे हैं कि 125 पॉइंट के गेंस आपको निफ्टी में फिलहाल नजर आएंगे। 300 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी सेंसेक्स में फिलहाल दिख रही है। 78,200 का जो लेवल है उसके पार उसके ऊपर फिलहाल सेंसेक्स में जो ट्रेड है वो देखने को मिल रहे हैं, और 350 अंकों की मजबूती फिलहाल बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। और बैंक निफ्टी की जो तेज़ी है उसमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के जो तेज़ी है उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, कौन ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल PSU बैंक इंडेक्स 4% के आसपास टूटा था। आज के सेशन में अगर आप गेनर्स की बात करें तो उसमें PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ये लीड कर रहे हैं। PNB सबसे ज़्यादा 2.5% ऊपर है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 1.5%, और बैंक ऑफ बड़ौदा कल का एक्सीडेंट था 4% टूटा था, यहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की मजबूती दिख रही है। जो हैवी वेट्स हैं, जिनका ज़्यादा इंडेक्स में वेटेज है, इसमें HDFC बैंक की बात करें वो हल्का पॉजिटिव है, SBI भी मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, और तीसरा नाम है ICICI बैंक का, यहाँ पे 1.5% के आसपास की मजबूती है। तो एक ICICI बैंक का जो कि हैवी वेट है इंडेक्स के कॉन्ट्रीब्यूटर के हिसाब से या वेटेज के हिसाब से, और दूसरा PSU बैंक्स, यहाँ पे आज अच्छा एक पुल बैक देखने को मिला है कल की गिरावट के बाद, जो कि आज निफ्टी बैंक में कंट्रीब्यूट करता हुआ दिख रहा है। चलिए बाजार में अब आगे किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है, हमारे साथ सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट ब्रजेश सिंह जी अब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आई थिंक आप म्यूट हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग संदीप जी। चलिए सर, मार्केट पे सर पहले एक बार आपका व्यू दे दें, फिर मैं बाकी स्टॉक्स पे चर्चा करता हूं। मार्केट में सर हमने देखा कल जिस तरह की गिरावट हुई और आज का जो पुल बैक है, इतने वॉलेटाइल मूव, सर आप बाजार को कैसे रीड कर रहे हैं? क्या वजह रही है इतने बड़े मूव आने की? कल तो बाजार ने कह दिया कि ये जो गिरावट है वो HMPV के चलते हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, ओवरऑल सेंटीमेंट बाजार का तो नेगेटिव ही है, नो डाउट। को कुछ क्लूज चाहिए होते हैं मार्केट को बढ़ने के लिए और घटने के लिए। तो रही बात ये कि HME की वजह से, वायरस की वजह से जो गिरावट आई है उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में इस समय कॉशियस हुई है, नो डाउट। अगर कल के सत्र को और आज के सत्र में अगर हमने देखा जाए तो गिरावट में आदमी अपने स्टॉक्स, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, काटना पसंद पहले करेगा रादर देन बाइंग के लिए। अब ये जो कैट बाउंस आया है कितना सस्टेनेबल है, इसका एक प्रश्न उठता है। अगर हम लेवल्स की बात करें जी, तो निफ्टी का इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 23,900 23,950 का है। और रही बात सपोर्ट की, तो इमीडिएट सपोर्ट जो आता है 23,500 का आता है, दूसरा 23,300 का आता है। बैंक निफ्टी की बात करें, क्योंकि मेन कल का कल्प्रेट बैंक निफ्टी ही था, बैंक निफ्टी की गिरावट की वजह से निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली थी, तो उस लिहाज से बैंक निफ्टी जो 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था उसके नीचे बंद हुआ था। तो इमीडिएट इस समय जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का वो लगभग 50,350 50,400 का है, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 50,700 से लेके 50,800 का दूसरा रेजिस्टेंस आता है। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इमीडिएट सपोर्ट 49,600 से लेके 49,700 का आता है, और अगर कोई क्लोजिंग 49,600 के नीचे अगर क्लोजिंग बैंक निफ्टी देता है तो फिर 49,000 को इन्विटेशन है। तो अगर इस लिहाज से ओवरऑल मार्केट को समझने की कोशिश करें तो मैं यही कहूँगा कि पेशेंस रहें, डोंट बी एग्रेसिव, पोजीशन साइजिंग को देख के चलें, और जहां आपको लीडर्स देखने को मिल रहे हैं, जहां वीकली ब्रेकआउट्स है या मंथली ब्रेकआउट्स है, उसमें आप चाहें तो आप निवेश कर सकते हैं। टाइम फ्रेम को थोड़ा बढ़ा के चलिए और पोजीशन साइजेस को थोड़ा कम लेके चलिए, तो इस मार्केट में आप सस्टेन कर सकते हैं। टाइम फ्रेम ज़्यादा, पोजीशन थोड़ी हल्की रखिए। ये फिलहाल जिस तरह का मूड माहौल है मार्केट का, उस हिसाब से आपको अपने आप को रीअलाइन करना होगा, रीफोकस करना होगा, अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उसमें थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा। सर घरेलू खबरों की बात करें, मैंने HMPV आपसे जानबूझ के इसलिए पूछा था क्योंकि बहुत सारे व्यूज़ हैं इसको लेकर कि ये वायरस नहीं है, ये फ्लू है, 2001 से है, नीदरलैंड से इसकी शुरुआत हुई थी, और इनफैक्ट एम्स की ओर से जो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा संस्थान है स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो उनकी ओर से भी जो कमेंट्री आई है वो यही कह रहे हैं कि इससे कोई घबराहट की, कोई चिंता की ऐसी ज़रूरत नहीं है, बेवजह है ऐसी घबराहट, क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि ये
सालों से है देश में, पहली बार नहीं है कि ये फ्लू या फिर ये जो वायरस को जो टर्म दिया जा रहा है इसको, ये हमारे देश में पहली बार आता हुआ दिखा है। और इसके जो ज़्यादातर मरीज़ हैं वो 2 से 3 दिन में खुद से ही ठीक हो जाते हैं। और वैसा हमने देखा भी है, बैंगलोर में भी जो केसेस आए थे उसमें हमने देखा है कि जिन बच्चों को एडमिट किया गया था वो कुछ दिनों बाद खुद सही होकर, स्वस्थ होकर घर लौट भी गए हैं। तो उस लिहाज से सर कैसे देख रहे हैं आप जितनी भी ये हेल्थ केयर कंपनीज हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हुए या फिर जो टेस्टिंग वाली कंपनीज होती हैं, थायरोकोड, डॉक्टर लैब्स वाली? तो देखिए संदीप जी, ओवरऑल जो आपने कहा, पूरा समीकरण जो आपने बताया, नो डाउट मार्केट उसको एक पैनी नज़र से देख रहा है। और अगर मैं ओवरऑल इस वायरस की बारे में अगर हम थोड़ा सा और संक्षेप में बोलें कि नो डाउट ये 2-3 दिन में सही हो जाता है, बट मार्केट उस चीज़ को लेता नहीं है। जनरली मार्केट में वी ऑल नो कि रूमर्स और न्यूज़ दोनों ही परस्पर चलते हैं और हमेशा रूमर्स की वजह से गिरावट और खरीदी आती है और न्यूज़ जैसे डिस्क्लोज होती है वहीं पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। अच्छा है, ये ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो भी मरीज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हुए हैं, एडमिट हुए हैं, वो जल्द स्वस्थ हो जाएं और प्रिकॉशन जरूर लेके चलना चाहिए। रही बात मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर की, तो हमने देखा भी है कि जनरली कल के सत्र में थायरोकेयर, अजंता फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, इसमें खरीदी देखने को मिली थी। तो इस लिहाज से अगर मैं चार्ट वाइज बोलूं तो अपोलो हॉस्पिटल थोड़ा सा बेहतरीन लग रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स पे। और उसमें मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अपोलो हॉस्पिटल को अगर लॉन्गर टर्म पिक्चर्स में देखे चलें तो अगर ये स्टॉक 7,100 और 6,900 ये लेवल अगर ब्रेक नहीं करता है तो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टाइम फ्रेम, और मेरा मीडियम टर्म में एजम्पशन लेके चल रहा हूँ 4 से 6 महीने के लिहाज से, तो फिर इसमें पोटेंशियल है लगभग 8,200 से 8,400 की जाने की। तो अपोलो हॉस्पिटल चार्ट पे थोड़ा बेहतरीन है, उसमें एक बार आप नज़र ले सकते हैं, लेकिन ये लेवल पे बाइंग ना करें। इसमें 200 रुपये की और गिरावट अगर आती है तब आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। लोअर लेवल्स पे अपोलो हॉस्पिटल को खरीदें, ऊपर में अच्छे खासे 8,000 के पार के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सर एक और इवेंट है आज, इनफैक्ट FY25 यानी कि पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो उसकी GDP के जो एडवांस अनुमान है वो भी जारी होने वाले हैं। बाजार मान के चल रहा है कि शायद 6.4% पर ये जो अनुमान है वो जारी हो सकता है। हालांकि RBI का अनुमान जो था वो इसके ऊपर था, 6.6% का था। तो ये जो नंबर आता है सर, इसका जो इंफ्रा स्टॉक्स हैं, कैपिटल गुड स्टॉक्स हैं, उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये तो चलो ठीक है, नंबर आ जाएगा, लेकिन बाजार में सर फिलहाल कैपिटल गुड सेक्टर, इस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनको लेकर किस तरह का व्यू बन रहा है? अगर हम L&T की बात करें, सीमेंस, ABB, कमिंस इंडिया जैसे जो स्टॉक्स हैं, उन पर आपका क्या व्यू है? तो जैसे कि संदीप जी आपने कहा कि ओवरऑल अगर हम कैपिटल सेक्टर को देखें तो डेफिनेटली चाहे वो सीमेंस हो, चाहे L&T हो या और भी कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स हों, उसमें बाइंग देखने को मिलेगी। और उस लिहाज से जनरली आने वाले सत्र में फर्स्ट ऑफ फेब में अगर आप देखेंगे तो बजट भी आने वाला है, तो उस पे भी पैनी नज़र है मार्केट की, और उस लिहाज से मोमेंटम पॉजिटिव ही रहेगा। दोनों अगर हम दिग्गजों को अगर हम कंपेयर करें, सीमेंस को और L&T को, तो मैं यही कहूँगा कि L&T का स्टॉक थोड़ा बेहतरीन लग रहा है एज कम्पेयर टू सीमेंस के स्टॉक से। बट फिर भी इसमें भी यही कहूँगा कि ये लेवल पे बाइंग नहीं बनती। इस समय 3,600 के आसपास का भाव चल रहा है। अगर बाइंग ही करनी है तो 3,450 से लेकर 3,500 के बीच में बाइंग बनती है, और 3,250 का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए, और ऊपर में जो टारगेट रहेगी वो लगभग 4,200 के आसपास के निकल के आते हैं। तो गिरावट में ही खरीदे L&T को एज कम्पेयर टू सीमेंस इज बीन कंसिडर। ठीक है, L&T बेटर है, लेकिन गिरावट पे खरीदें, ये फिलहाल व्यू कैपिटल गुड स्टॉक्स को लेकर निकल के सामने आ रहा है। सर शुगर सेक्टर पे भी आपका व्यू लेना इंपॉर्टेंट है। शुगर का जो MSP है उसको बढ़ाने को लेकर फैसला जल्द आ सकता है, ऐसा जो फूड मंत्रालय उनकी ओर से खबरें निकल के सामने आ रही हैं। जो मौजूदा MSP है शुगर का वो 31 रुपये पर किलो है, और कंपनियों की शुगर की जो MSP है उसे बढ़ाकर 14 से 39.14 से 42 रुपये पर किलो करने की मांग है। तो अच्छे खासे जम की यहाँ पे मांग की गई है। 31 रुपये का फिलहाल भाव है और 39 रुपये से 42 रुपये कर दीजिए, ऐसा शुगर कंपनी की ओर से मांग की जा रही है। अब ये डेवलपमेंट क्या होते हैं वो तो समय बताएगा, लेकिन सर स्टॉक्स को लेकर किस तरह का व्यू बन रहा है? क्योंकि शुगर सीज़न की शुरुआत हो जाती है नए साल की अक्टूबर से, तो इनमें जो एक्शन है वो बनना शुरू हो जाता है, और जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है वो तो और भी सपोर्टिव नज़र आ रहा है।
तो जैसे आपने कहा, ऑब्वियसली मार्केट में बाइंग देखने को मिलती है शुगर के स्टॉक्स में, और उस लिहाज से फेस्टिवल सीजन भी अभी गया है, तो ईआईडी पेरी को आप देख सकते हैं। चार्ट पे एक स्टॉक जो अच्छा लग रहा है, हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, और इस समय मेरा ऐसा मानना है कि 885 के आसपास का भाव है, तो थोड़ी गिरावट में इसको ले सकते हैं। 840 से लेके 850 के बीच में अगर ये मिलता है तो डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं, और उसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 790 का रहेगा। थोड़ा सा पिक्चर ब्रॉड लेके चलना पड़ेगा, और जो ऊपर के टारगेट रहेंगे वो 4 डिजिट के रहेंगे, लगभग 1050 1060 पहला टारगेट है, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 1200 तक के भी टारगेट आप देख सकते हैं, लेकिन 1200 के लिए कम से कम एटलीस्ट मिनिमम 6 से 9 महीने का व्यू लेके चलें। ठीक है, ईआईडी पेरी बेस्ट ऑफ द लॉट है। यहाँ पे आप चीनी शेयरों पर आपका व्यू है तो पॉजिटिव साइड पे आप ट्रेड बनाकर चल सकते हैं। कुछ और खबरों की बात करें तो सर, टाइटन के Q3 बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं। हालांकि आज जीएम ब्रिवरीज, वन मोबीक्विक सिस्टम, इनके नंबर्स भी आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी भी कंपनियों के जो तीसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट्स हैं वो आ रहे हैं, उसके ऊपर स्टॉक रिएक्ट भी कर रहे हैं। टाइटन की बात करें तो इनके Q3 में जो सेल्स है वो 24% बढ़ी है साल दर साल अगर आप कंपेयर करें, और त्योहारी सीजन जिसकी आप भी बातचीत कर रहे थे सर, उसका एक जो बूस्टर है वो बिक्री के तौर पर टाइटन में भी साफ तौर पे दिखा है। शादियों का सीजन भी था, उसका भी इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ दिखा है। तो टाइटन और ज्वेलरी स्टॉक्स को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है सर अभी? तो 2-3 दिन से देखा है कि ज्वेलरी स्टॉक्स में बाइंग तो हुई है, चाहे दिव्या इंटरनेशनल हो या टाइटन का हो। अगर हम स्पेशली अगर हम टाइटन के बारे में अगर हम बात करें तो ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। 3150 3200 का नीचे का एक सपोर्ट है, ऊपर में देखेंगे तो 3870 3900 के आसपास में इसका रेजिस्टेंस है, तो ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड पॉजिटिव है, 3538 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, तो 3450 पे बाइंग कर सकते हैं। 3200 का एक स्टॉप लॉस लेके चलें, और जैसे कि मैंने ऊपर का एक रेंज बताया 3870, इसको ये टच करता है तो एक ये पहला टारगेट रहेगा, और जैसे ही ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो इसमें पोटेंशियल है ऊपर में 4400 4450 तक के जाने की। सो टाइटन डेफिनेटली करंट लेवल पे या डिप्स में बाइंग करें तो रिटर्न मिल सकते हैं। सर, ऑटो स्टॉक्स को लेकर स्पेशली अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें और M&M की बात करें तो इनके सेल्स नंबर आए थे दिसंबर महीने के, उसके बाद इनके जो प्रोडक्शन के नंबर्स हैं वो भी अपडेट हो रहे हैं। टाटा मोटर्स के जो JLR के नंबर्स हैं उसका भी इम्पैक्ट आज स्टॉक पे दिख रहा है। 750 के नीचे सर एक समय स्टॉक का फिसल गया था। उत्पादन के नंबर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, किस तरह से इन्होंने Q3 में जो उत्पादन है वो रिपोर्ट किया है। M&M के नंबर्स भी आपके सामने आ जाएंगे स्क्रीन पर। तो सर, टाटा मोटर्स एक समय 750 के नीचे भी चला गया था, 1180 का हाई है अगर मुझे सही याद है, 1179 रुपये का, तो वहाँ से लेकर 770 रुपये तक का डिप आया, अभी ये 784 के आसपास है। टाटा मोटर्स सर, अगर किसी को रहना ही है ऑटो सेक्टर में तो क्या इन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं, और जिनके पास हैं क्या वो और भी ऐड कर सकते हैं इन लेवल्स पर? तो पहले मैं अगर स्टॉक्स को, दोनों को ही स्टॉक्स को कंपेयर करके चलूँ चार्ट वाइज, तो डेफिनेटली टाटा महिंद्रा का चार्ट टाटा के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। पहले मैं महिंद्रा के बारे में बोलूंगा। महिंद्रा का अगर आप देखेंगे तो लगभग 2670 से लेके ऊपर में 3200 तक के रेंज में ये ट्रेड हो रहा है। जब भी कभी 2670 2700 या 2800 के आसपास में जाता है तो आप देखिए वहाँ पर एक खरीदी आती है और दोबारा रीटेस्ट करता है 3200 के ऑर्ड के लेवल। तो इस समय 3122 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, तो ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। या तो 3200 के ऊपर एक ट्रेड हो और नया फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिले तो फिर ये 3800 तक के भी लेवल दिखा सकता है 9 महीने से 12 महीने के लिहाज से। नहीं तो अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू लेके चलें तो ये लेवल पे तो बाइंग नहीं बनेगी। बाइंग अगर करनी भी है तो एटलीस्ट मिनिमम 2900 के आसपास में अगर ये स्टॉक अगर आता है तभी आप बाइंग कर सकते हैं, और उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें 2700 रुपये का, और जैसे कि टारगेट बताया 3200 रुपये का आप टारगेट ले सकते हैं। रही बात टाटा मोटर की, जो आपका प्रश्न था कि लगभग 1180 के आसपास एक सत्र में ट्रेड करता था, वहाँ से इसमें बिकवाली देखने को मिली और फिर लगभग 720 के आसपास का एक बेस बनाने की कोशिश करी, वहाँ से दोबारा एक पुल बैक देखने को मिला है। प्योरली ऑन अ पुल बैक रैली के लिए मैं यही कहूँगा कि 720 का ही एक स्टॉप लॉस लेके चलें। जब कभी भी स्टॉक में 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है डेली चार्ट पे, और अगर एक बेस फॉर्मेशन करता है तो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में वो 200 दिन के मूविंग एवरेज को एटलीस्ट टच करने की कोशिश करता है।
तो मेरा ऐसा मानना है कि ये लेवल पे या 760 या 65 के आसपास में बाइंग करें, 720 का एक स्टॉप लॉस लेके चलें, और ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो मिनिमम टारगेट 870 से 880 का रहेगा। तो अगर किसी को फ्रेश बाइंग भी करनी है तो टाटा मोटर में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, लेकिन 720 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें। 720 रुपये का स्टिक स्टॉप लॉस रखें, टाटा मोटर्स में आप फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं। सर, एक ऑर्डर विन की खबर है, अशोका बिल्डकॉन में स्टॉक 5% ऊपर भी है। इनकी एक सब्सिडरी है जिन्होंने NHAI के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 1391 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है। पश्चिम बंगाल में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसकी 4 लेनिंग का ये प्रोजेक्ट है जो कि इनके हाथ लगा है। स्टॉक 5% ऊपर है, अपने 52 वीक हाई से ज़्यादा दूर नहीं है अशोका बिल्डकॉन में। और बाकी जो जितनी भी इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज होती हैं सर, उन पर कोई ऐसा व्यू जो कि सबसे बढ़िया लग रहा हो इस पूरे स्पेस में आपको बाइंग के लिहाज से? तो जैसे आपका प्रश्न था कि ओवरऑल सिनेरियो इंफ्रा स्टॉक्स में कौन सा बेहतरीन लग रहा है, तो फिर मैं यही कहूँगा कि L&T भी उस इंफ्रा स्टॉक्स में आता है। तो हमने L&T के ऊपर बात भी करी, तो L&T पे भी एक नज़र आप दे सकते हैं। दूसरा आपने कहा अशोका बिल्डकॉन के बारे में, तो अशोका बिल्डकॉन का अगर हम चार्ट देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो जब कभी भी इसमें गिरावट आती है तो एक बेस फॉर्मेशन बनाता है और फिर उसका दोबारा एक फ्रेश रैली इसमें देखने को मिलती है। इस समय लगभग 290 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। एक इनसाइड बार फॉर्मेशन है डेली चार्ट के लिहाज से। लगभग 270 का अच्छा सपोर्ट है। तो चाहें तो मौजूदा स्तर या कोई डिप में आप बाइंग कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये दोबारा एक बार रीटेस्ट कर सकता है अपने ऊंचे स्तर को, जो इसका 52 वीक हाई है लगभग 319 के आसपास में, उसको रीटेस्ट कर सकता है। और अगर एक बार उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर दूसरा लेवल जो रहेगा वो लगभग 340-345 का रहेगा। सो अशोका बिल्डकॉन 275 का अच्छा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस लेके प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 319 फॉलोड बाय 340-45। चलिए ठीक है, ये राय है फिलहाल जहाँ तक इस स्टॉक की बात है। लेकिन बाजार बोलता है, हमारा जो खास सेगमेंट है उसको हम यहीं पर समेटते हैं।